हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 5 और 6 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछले कुछ दिन से देखा जाए तो क्लास सोमवार से क्लास आई नहीं हुई है और सोमवार, मंगलवार, बुधवार की जो क्लास थी उसको आज हम अपनी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और आज ही से देखा जाए तीनों वीडियोस के आगे की जो वीडियो है यानी कि 6 तारीख का और 7-8 तारीख का वीडियो भी आपको अभी तुरंत तत्काल इस वीडियो के तुरंत बाद अपलोड हो जाएगा। तो सारी वीडियो आपको आज ही मिल जाएंगे, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और करंट अफेयर के लिए जो आप लोगों की चिंताएं हैं उन सबको मैं देखते हुए देखा जाए मुझे प्रसन्नता भी होती है कि आप लोग डेली फॉलो करते हैं और आपकी क्वेरी भी रहती है, तमाम क्वेरी रहती है, आप मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि सर मतलब क्लास क्यों नहीं आई, क्लास के लिए आप बेसब्री से इंतजार भी करते रहते हैं। तो खुशी भी होती है और साथ साथ में आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे हमेशा। हम लोग लगातार क्लास को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देखा जाए 4 और 5 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के अंतर्गत देखा जाए तो एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के बारे में चर्चा करेंगे जो नए बने हैं। जो पश्चिमी अफ्रीकी देश है गिनी, उसके नए राष्ट्रपति बने उनके बारे में चर्चा करेंगे। नासा के सबसे बड़े पुस्तकालय जो था उसको बंद कर दिया गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वेनेजुएला की कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बनी उनके बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी यहाँ पर देखा जाए, आपके परीक्षा उपयोगी सारे तथ्य हैं, उन सब पर अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके पूर्व पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसको पहले रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए स्किल द नेशन चैलेंज के बारे में पिछले वीडियो हमने देखा था। स्किल द नेशन चैलेंज के बारे में अपने पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी। यहाँ पर देखा जाए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 जनवरी 2026 को इस पहल का शुभारंभ किया था। ठीक है, सौर योजना के अंतर्गत। आगे चर्चा करें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के बारे में अपने पॉइंट्स पर कुछ पॉइंट्स थे उन पर चर्चा की थी। यहाँ पर देखें केंद्र सरकार ने 22 नए प्रोडक्ट्स को मंजूरी दी है, 22 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं जिसमें 41,863 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 22 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी प्रदान की गई है। इस पॉइंट पर हमने चर्चा की थी। साथ ही साथ जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल के द्वारा वॉइस ओवर वाईफाई सेवा स्टार्ट कर दी गई है जिसमें बिना मोबाइल नेटवर्क के वाईफाई कॉलिंग की जा सकती है। इस पॉइंट पर को भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। और देश का पहला एआई क्लिनिक कहां पर खुला है? जो देश का पहला एआई क्लिनिक है ये ग्रेटर नोएडा में खुला है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके यूपी स्पेशल के लिए। ठीक है, यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? यहाँ पर देखा जाए ग्रेटर नोएडा में जीआईएमएस अस्पताल में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक खुला है। ठीक है, तो ये पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहां पर खुला है? ग्रेटर नोएडा में खुला है, स्टार्ट हुआ है। सिद्ध दिवस के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखा जाए जो 9वां सिद्ध दिवस है, 9वां सिद्ध दिवस का आयोजन 3 जनवरी को चेन्नई में किया गया जिसका थीम क्या था? वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध। ठीक है, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध इसका थीम था। आगे देखें भारतीय महिला हॉकी टीम के जो कोच हैं यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। पूर्व डच खिलाड़ी हैं, ये पूर्व डच खिलाड़ी सोजार्ड मरीन, इनके बारे में चर्चा करें तो ये पहले भी देखा जाए भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच रह चुके हैं। ठीक है, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच रह चुके हैं और वापस से दोबारा ये भारतीय महिला हॉकी टीम के हेड कोच नियुक्त कर दिया गया इनको, तो ये नाम याद रखिएगा, सोजार्ड मरीन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के बारे में चर्चा कर ले। यहाँ पर देखा जाए वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है इस टाइम पे। वर्तमान में देखा जाए उत्तर प्रदेश की मेजबानी में वाराणसी में इसका आयोजन किया जा रहा है। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है कि 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर? वाराणसी में किया जा रहा है। आगे चर्चा करते हैं रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान के बारे में। यहाँ पर देखा जाए कन्नड़ लेखक डॉक्टर चंद्रशेखर कामरा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। जो रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान है इसका तीसरा संस्करण अर्जित किया गया था, इस बार तीसरा संस्करण अर्जित किया गया था जिसमें जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया और चंद्रशेखर कामरा जो थे इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। परीक्षा में डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार या लेखक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो यहाँ पर चंद्रशेखर कामरा का नाम याद रखिएगा। और इसी साहित्य सम्मान में यहाँ पर देखा जाए साहित्य पुरस्कारों में जो सुवी ताबा है इनको फिक्शन श्रेणी में, शुभांशी चक्रवर्ती को नॉन फिक्शन श्रेणी में और नेहा दीक्षित को डेब्यू श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे जिन पे हमने चर्चा की थी। आगे देखें मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिया गया, इस पॉइंट पर भी हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, यहाँ पर चर्चा कर लेते। तो पेरू के अमेजन वर्षावनों में बिना डंक वाली जो मधुमक्खियां पाई जाती हैं उनको कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीट इनको घोषित किया गया है। यहीं पर आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा, पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि ठीक है, यहां पर देखा जाए कानूनी अधिकार पाने वाला पहला पर्वत, कानूनी अधिकार पाने वाला पहला पर्वत कौन सा था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
न्यूजीलैंड का वो पर्वत है, ठीक है, आपको बताना है कौन सा है, पिछले साल पाया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। यहाँ पर देखा जाए, नासा ने अपने सबसे बड़े पुस्तकालय को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। नासा के द्वारा जिसका सबसे बड़ा पुस्तकालय था उसको स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर चर्चा करें तो यह निर्णय नासा के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पुनर्गठन का हिस्सा है, जिसमें कई वैज्ञानिक और जो प्रयोगशालाएं थी उनको बंद कर दी गई है। ठीक है, इस कदम से कई वैज्ञानिक और राजनेता नाराज भी हैं, क्योंकि कई महत्वपूर्ण भौतिक दस्तावेज का डिजिटलीकरण न होने के कारण भविष्य में जो शोध है वो प्रभावित भी होंगे। अपने अगली खबर पर चर्चा करें तो पीएम मोदी ने वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वर्चुअल उद्घाटन किया। यहां पर देखा जाए तो 4 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वर्चुअल उद्घाटन किया। यहां पर चर्चा करें, वॉलीबॉल चैंपियनशिप में देश भर की 58 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यहाँ पर जो वॉलीबॉल चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, वाराणसी में किया जा रहा है। ठीक है, पिछले वीडियो में बताया भी था, वाराणसी में इसका वर्चुअल आयोजन किया जा रहा है। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखना है। संस्करण कौन सा है, 72वां नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप है और इसका वर्चुअल उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। चलिए यहाँ पर चर्चा करते हैं। उद्घाटन मैच यूपी और बिहार की पुरुष टीमों के बीच में खेला गया था। यूपी 43 साल बाद नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का मेजबानी कर रहा है, ये पॉइंट आपको याद रखना। इससे पहले 1984 में इसको मेजबानी मिली थी। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, साथ ही साथ यूपी स्पेशल के करंट अफेयर के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। थल सेना प्रमुख जो उपेंद्र द्विवेदी हैं, ये 2 दिवसीय अपने यूएई दौरे पर गए हुए थे। चर्चा करते हैं यहाँ पर। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 4 जनवरी को संयुक्त अरब अमीरात के आधिकारिक दौरे पर रवाना हुए। यहाँ पर देखा जाए, यूएई यात्रा के दौरान 5 और 6 जनवरी को थल सेना प्रमुख यहाँ के सीनियर आर्मी ऑफिसर से मुलाकात करेंगे। मतलब ये 4 जनवरी का करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, तो इस वजह से यहाँ पर देखा जाए मुलाकात करेंगे, मुलाकात हो चुकी है। आगे चर्चा करें, यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी के लिए हुआ है। यहाँ पर देखें, इसमें ज्वाइंट ट्रेनिंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की गई। साथ ही साथ अक्टूबर में यूएई के थल सेना के कमांडर मेजर जनरल यूसुफ मुयूफ सईद अल हल्लामी, ठीक है, ये भारत के दौरे पर आए हुए थे। और इस बार देखा जाए जो उपेंद्र द्विवेदी है ये यूएई के दौरे पर गए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति 5 दिन के भारत दौरे पर आए। ठीक है, मॉरिशस के जो राष्ट्रपति है 5 दिवसीय भारत दौरे पर आए हुए हैं। 3 जनवरी को मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल, याद रखिएगा मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है, धर्मवीर गोकुल है, इनका नाम याद रखिएगा। 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा में भारत पहुंचे हैं। गोकुल साल 2014 में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुए थे। ठीक, जो यहाँ पर राष्ट्रपति हैं मॉरिशस के धर्मवीर गोकुल, वो 2014 में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। वे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के गनावरम हवाई अड्डे पर पहुंचे। ठीक है, आगे चर्चा करें। राष्ट्रपति गोकुल गुंटूर के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने 4 जनवरी को गुंटूर के 3रे विश्व तेलुगु सम्मेलन के मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। आपको याद ये रखना है कि विश्व तेलुगु सम्मेलन जो हुआ था, इसका आयोजन कहां पर किया गया, सबसे पहले तो इसका आयोजन हुआ आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, ये पॉइंट हो गया पहला। दूसरा, यहां पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो मॉरिशस के जो राष्ट्रपति हैं वही मुख्य अतिथि यहां पर थे। चलिए आगे चर्चा करते हैं। पर देखा जाए, इंडियन आर्मी ने इजराइल के साथ डिफेंस डील को साइन कर लिया है। इंडिया है, इंडिया के द्वारा देखा जाए तो डिफेंस डील साइन किया गया है। चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए पॉइंट, इंडियन आर्मी ने 3 जनवरी को इजराइल के साथ एक डिफेंस डील साइन की है। डिफेंस डील के तहत होगा क्या कि पहली बार 300 किलोमीटर रेंज तक के सटीक निशाने लगाने वाली रॉकेट लॉन्चर भारत में बनाया जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए, इंडियन आर्मी ने पुणे की प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी NIBE के साथ ये डील साइन किया है। यहाँ पर देखा जाए 293 करोड़ रुपए में ये डील हुई है। चलिए आगे देखते हैं। ये डील इक्विपमेंट, एक्सेसरीज, एनहांस सिस्टम, प्रोजेक्टाइल की सप्लाई के लिए किया गया है। इस डील के तहत 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह एयर ऑफिसर कमांडिंग चीफ बने हैं। एयर ऑफिसर कमांडिंग चीफ कौन बने हैं, तेजिंदर सिंह बने हैं, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। चर्चा करते हैं। 1 जनवरी को दक्षिण पश्चिम वायुसेना, दक्षिण पश्चिम जो वायु कमान है, इसके एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार किसने संभाल लिया है, तेजिंदर सिंह ने कार्यभार संभाला है। चर्चा करें, दक्षिण पश्चिम वायु कमान भारतीय वायुसेना की सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन कमानों में से एक है। और यहां पर चर्चा करें, जो एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है, ठीक है, एयर ऑफिसर कमांडिंग चीफ के रूप में एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने एक
एयर कैंपेन से जुड़े ऑपरेशन यहाँ पर वो देखेंगे। आगे चर्चा करें, उन्होंने यहाँ पर देखा जाए, उन्होंने 13 जून 1987 को भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन मिला था। 2007 में उन्हें वायुसेना पदक से सम्मानित भी किया गया था। 2022 में उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाने वाले अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किया गया था। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति कौन बनी है, यहाँ पर देखा जाए डेल्सी रोड्रिग्स जो है ये उपराष्ट्रपति थी और ये बन गई है वेनेजुएला की कार्यकारी राष्ट्रपति। ठीक है, वेनेजुएला की कार्यकारी राष्ट्रपति। जो ऑपरेशन वेनेजुएला जो था, इसी के तहत देखा जाए जो निकोलस मदुरो को डेल्टा फोर्स, अब ये जो डेल्टा फोर्स थी, डेल्टा फोर्स के द्वारा निकोलस मदुरो को उठा ले गई, उनके जो आवास उनके आवास से उठा ले गई। ठीक है, और उसके बाद हुआ क्या कि जो उपराष्ट्रपति वहां का सुप्रीम कोर्ट था वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो उपराष्ट्रपति डेल्सी हैं इनको कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया जाए। ठीक है, चर्चा करें तो जो डेल्सी रोड्रिग्स हैं ये 2014 से 2017 तक वेनेजुएला की विदेश मंत्री रही हैं, मदुरो सरकार की भरोसेमंद नेता रही हैं और वे वित्त और तेल मंत्रालय जैसे अहम पद को संभाल चुकी हैं। खास बात यह है कि डेल्सी 1970 के दशक में क्रांतिकारी लीग सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले गुरिल्ला लड़ाके जॉर्ज एंटोनियो रोड्रिग्स की बेटी हैं। 2013 से 2014 तक वे संचार एवं सूचना मंत्री भी रही थी। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि पहले उपराष्ट्रपति थी, उससे पहले भी कौन कौन से मंत्रालय के पास रहे। खास बात यह है कि वेनेजुएला में जो गुरिल्ला लड़ाके थे जॉर्ज एंटोनियो रोड्रिग्स, उनकी ये बेटी है। चलिए आगे देखते हैं। 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी कराकस समेत 4 शहरों पर मिसाइल से हमला किया था और इसके बाद अमेरिकी सेना ने मदुरो और उनकी पत्नी जो थी सिलिया एडेला, ये याद रखिएगा सिलिया एडेला इनका नाम था, जो निकोलस मदुरो उनकी वाइफ का नाम सिलिया एडेला, इनको अपने कब्जे में ले लिया था। चलिए आगे देखते हैं। लद्दाख ने स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 लॉन्च किया है। लद्दाख के द्वारा स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 लॉन्च की गई है, यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने 3 जनवरी को लेह में लद्दाख स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 लॉन्च किया है। इस पॉलिसी के तहत होगा क्या कि सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 4% रिजर्वेशन प्रदान किया जाएगा। यह लद्दाख की पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी है। खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप, अवार्ड और इंसेंटिव देने का प्रोविजन भी इस पॉलिसी के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लद्दाख स्पोर्ट्स काउंसिल के लिए यह स्पोर्ट्स पॉलिसी मानना अनिवार्य होगा। अब काउंसिल खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग सपोर्ट प्रदान करने में भी मदद करेगा। ठीक, और इसी वजह से देखा जाए तो ये जो लद्दाख के द्वारा स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई गई है, खास बात ये हो जाता है कितने % नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में तो 4% आरक्षण दिया जाएगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं डकार रैली 2026 के बारे में। अब डकार रैली 2026 में संजय टाकले ने इतिहास रच दिया। यहाँ पर देखा जाए डकार रैली 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए संजय टाकले ने भारतीय मोटर स्पोर्ट्स में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने रैली की शुरुआती दौर में उच्च औसत गति वाले ग्रुप में H3 में पहला स्थान और कार श्रेणी में 35वां स्थान हासिल किया है। तो याद रखना है कि जो उच्च औसत गति वाला जो ग्रुप था H3 ग्रुप में पहला स्थान किसने हासिल किया, संजय टाकले ने हासिल किया है। और ऐसा करने वाले देखा जाए भारतीय व्यक्ति बन गए हैं डकार रैली 2026 में। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी के नए राष्ट्रपति। यहां पर देखा जाए पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में सैन्य नेता ममादी डम्बोया, ठीक है, जो ममादी डम्बोया है ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक, और 86.72% वोट इनको मिले थे। खास बात ये है कि इन्होंने पहले सैन्य तख्ता पलट किया और उसके बाद में देखा जाए मिलिट्री कूप के बाद खुद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और राष्ट्रपति का चुनाव लड़कर जो अपनी वैधानिकता थी उस पर अंतिम मुहर खुद ही लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए डुम्बोया ने सितंबर 2021 में तख्ता पलटकर राष्ट्रपति अल्फा कांडे को हटाया था और बाद में खुद चुनाव लड़ने का फैसला लिया और खुद चुनाव लड़कर चुनाव जीते भी। चलिए आगे देखते हैं। माता पिता की सहमति के बिना सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए फ्रांस ऐसा करने जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कर ही दिया गया। 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और फ्रांस में देखा जाए तो 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता की सहमति के बिना सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव लाने जा रहा है, ताकि मानसिक स्वास्थ्य, अत्यधिक स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन नुकसान जो साइबर बुलिंग होती है
वो समस्याओं को दूर किया जा सके। यहाँ पर खास बात यह है कि ये कानून सितंबर 2026 से लागू होने की इसकी उम्मीद है। इसमें हाई स्कूल में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध भी शामिल है, जो ऑस्ट्रेलिया के समान ही कदम है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने कदम उठाया कि उसकी स्कूलों में देखा जाए उसने बैन कर दिया कि आप स्कूल में ले जाकर मोबाइल फोन नहीं यूज कर सकते। ठीक है, मोबाइल फोन आप नहीं यूज कर सकते। भारत में भी ऐसा करना चाहिए कि भारत में भी स्कूल में जो बच्चे फोन लेकर जाते हैं उसमें बैन लगा देना चाहिए। जो खासकर प्रारंभिक शिक्षा होती है उसमें तो बैन कर ही देना चाहिए, क्योंकि रील और इंस्टाग्राम का दौर है। और देखा जाए बच्चे छोटे होते हैं, वो खिलौना पकड़ा दीजिए और रोता रहेगा, मोबाइल पकड़ा दीजिए खुश हो जाता है। तो आदत कहीं ना कहीं घर वाले ही, माँ बाप ही डालते हैं, और शुरुआती आदत डालते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चे खुद से सीखते चले जाते हैं। अपना घर का काम निपटाने के लिए या कोई अन्य कार्य करने के लिए बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं। फिर बच्चा उस चीज़ का एडिक्ट हो जाता है, और जब एडिक्ट हो जाता है तो मानसिक स्वास्थ्य उसका प्रभावित होता है। साथ ही साथ जो स्क्रीन टाइम है वो स्क्रीन टाइम उसका बढ़ जाता है, धीरे धीरे स्क्रीन टाइम बढ़ना लगता है। तो जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी होती है उसमें बच्चा इन्वॉल्व हो ही नहीं पाता है। सीखने समझने की जो क्षमता, आप किसी बड़े व्यक्ति को इटली भेज दीजिए और उससे कहिए कि जाओ इटालियन सीख लो, वो नहीं सीख सकता है, नहीं सीख पाएगा। 3-4 साल भी रहेगा तब भी नहीं सीख पाएगा। जल्दी सीखेगा लेकिन थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रहेगी। आप समझ जाएंगे कि हाँ वो इटली का नहीं है। लेकिन आप किसी बच्चे को जो नहीं बोल रहा है, अभी मतलब छोटा सा है, नवजात बच्चा है, आप उसको 3 साल के लिए इटली छोड़ दीजिए, 3 साल बाद आप उसको देखेंगे तो आपको इटालियन ही लगेगा, आपको लगेगा नहीं कि इंडियन है। क्यों? क्योंकि बच्चों में सीखने समझने की क्षमता ज़्यादा होती है। और जब बच्चों को आप मोबाइल पकड़ा देते हैं, छोटे बच्चों को, तो फिर यही समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जो सीखने समझने की क्षमता है वो बाधित हो जाती है। घूम फिर के वो फ़ोन में ही रह जाएंगे। फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हाई स्कूल इंटर के बाद फिर यूपीएससी और पीसीएस और सिविल सेवा परीक्षा या अन्य परीक्षाओं में या अपने फील्ड में महारत हासिल कर लें, तो वो रील्स के दौर से बाहर नहीं आ पाएंगे। वो रील्स में ज़्यादा खुश रहेंगे, वो सिंघम वाली एंट्री पे ज़्यादा खुश रहेंगे। ठीक है, तो आपके घर में बच्चे हैं, बच्चों की जो स्क्रीन टाइम है उसको घटाने का प्रयास करिए। उनको एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी के साथ साथ में स्पोर्ट्स किताबें पढ़ना या अन्य जो स्पोर्ट्स कल्चर है उनसे जोड़ने का प्रयास करें। आप उनको ताइक्वांडो सिखाएं, थाई योगा सिखाएं, जो भी सिखाना चाहते हैं आप उनको वहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्व करें, जो उनके भविष्य में भी काम आएगा, उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हितकर है। तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे चर्चा करें। नवंबर 2025 में भारत के ब्रॉडबैंड उपभोक्ता 1 अरब पार कर गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए नवंबर 2025 में भारत ने एक बड़ी डिजिटल उपलब्धि हासिल की है, जब देश के ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 1 अरब यानी कि 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। चर्चा करें, यह उपलब्धि डिजिटल कनेक्टिविटी के तेज विस्तार और इंटरनेट पहुंच बढ़ाने पर केंद्र दीर्घकालिक नीतिगत प्रयासों को दर्शाती है। पिछले 10 वर्षों में भारत में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या देखा जाए तो 6 गुना बढ़ी है। ठीक है, 6 गुना बढ़ गई है। नवंबर 2015 में इसकी संख्या यहाँ पर देखा जाए कितनी थी, 131.49 मिलियन, लगभग 13.15 करोड़ थी, जो बढ़कर नवंबर 2025 में कितना हो गया है, 1 अरब हो गया है। ठीक है, 1 अरब हो गया है, यानी कि 100.37 करोड़ हो गई है। तो ये लगभग 6 गुने का विस्तार यहाँ पे दर्शाता है। आगे चर्चा करें लव अग्रवाल के बारे में। लव अग्रवाल देखा जाए तो विदेश व्यापार महानिदेशालय के महानिदेशक नियुक्त हुए। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी लव अग्रवाल को विदेश व्यापार महानिदेशालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति कार्मिक मंत्रालय के द्वारा जारी आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की मंजूरी देने के बाद की गई है। ठीक है, इस नौकरशाही फेरबदल के तहत देखा जाए वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत जो रविंद्र कुमार अग्रवाल है, उनको भारतीय खाद्य निगम एफसीआई का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। परीक्षा पूछ सकता है कि एफसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं। इनका नाम है रविंद्र कुमार अग्रवाल। रविंद्र कुमार अग्रवाल एफसीआई के अध्यक्ष बने हैं। और वहीं पर देखा जाए जो विदेश व्यापार निदेशालय है, इसके महानिदेशक कौन बने हैं, महानिदेशक कौन बने, तो याद रखना आपको लव अग्रवाल बने हैं। तो ये 2 नियुक्तियां आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर चर्चा कर ले, आशुतोष अग्निहोत्री का स्थान इन्होंने लिया है। और अब देखा जाए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव इनको बनाया गया, आशुतोष अग्निहोत्री को। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आयरलैंड में मिला वर्षों पुराना शहर। आयरलैंड में देखा जाए वर्षों पुराना शहर यहाँ पर खोजा गया है। चर्चा कर लेते हैं। आयरलैंड में पुरातत्वविदों ने एक खोज की और उस खोज के दौरान यहाँ अब तक का सालों पुराना और सबसे बड़ा प्रागैतिहासिक बसाहट मिला है। ठीक है, जो 600 से अधिक घर यहाँ पर पाए गए हैं। चर्चा कर लेते हैं। इस बसाहट में या बसावट में देखा जाए 2 गोलाकार
घेरों से घिरी हुई थी। ये दो गोलाकार घेरों से घिरी हुई थी जो बसावट है। बाहरी इलाके में लगभग 509 घर पाए गए, जबकि जो केंद्र का हिस्सा था यानी कि ऐसे ऐसे पाया गया, जो केंद्र वाला घर था यहां पर लगभग 98 घर पाए गए, 98 घर पाए गए। और जो बाहर वाली जो बसावट थी इसमें लगभग 509 यानी कि लगभग 600 से अधिक यहाँ पर घर पाए गए, घर का साक्ष्य मिला है। और ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रागैतिहासिक काल की बसाहट है। ठीक है। और इस क्षेत्र जो बॉलिंगटन ग्लास पहाड़ी है, ठीक है, ये किला क्लस्टर का हिस्सा है जिसमें कुल 13 पहाड़ियां सम्मिलित है। उसी के अंतर्गत ये सारी चीजें जो बसाहट है उनको खोजा गया है आयरलैंड में। यहाँ पर देखा जाए इस बसाहट से लगभग 3700 से ठीक 800 ईसा पूर्व की होने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। खुदाई के दौरान पत्थरों की फर्श, चूल्हे, खंभे, गड्ढे एवं जले हुए अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। आगे चर्चा करें राष्ट्रीय पक्षी दिवस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026, इसका उद्देश्य पक्षी संरक्षण के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना है। पक्षियों तथा उनके आवासों की रक्षा करने के लिए व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्तर पर कार्रवाई को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और यहाँ पर देखा जाए इसका उद्देश्य पक्षी संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना, पक्षियों और उनके आवासों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्तर की कार्रवाइयों को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय पक्षी दिवस की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 2002 में। ठीक है। एवियन वेलफेयर कोलिएशन के द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई थी और यह अमेरिका के ऐतिहासिक क्रिसमस बर्ड काउंट के साथ जुड़ा हुआ है जो दुनिया का सबसे पुराना वन्यजीव सर्वेक्षण में से एक है। अगले पॉइंट पर चर्चा करें तो विश्व ब्रेल दिवस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? लुई ब्रेल की जयंती होती है, लुई ब्रेल का बर्थडे होता है 4 जनवरी को। और इसी उपलक्ष्य में देखा जाए तो विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व ब्रेल दिवस यहाँ पर चर्चा करें, यह दिन समावेशन के सबसे सख्त साधनों में से एक ब्रेल लिपि के सम्मान करने के लिए समर्पित है। ठीक है। हालांकि ब्रेल लिपि के आविष्कारक जो थे 19वीं सदी में इसका आविष्कार हुआ था, लेकिन इसको वैश्विक महत्ता, आधिकारिक मान्यता तब मिली जब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2019 में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस घोषित किया गया था। विश्व जो ब्रेल लिपि थी लुई ब्रेल के द्वारा खोजी गई थी। ठीक है। ये फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांसीसी व्यक्ति थे, इन्हीं के द्वारा खोजी गई थी। 19वीं सदी में इसकी खोज की गई थी, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया था। जो लुई ब्रेल थे वो जन्मांध नहीं थे, मतलब जन्मांध का मतलब ये कि बचपन से ही, जन्म से ही वो अंधे नहीं थे। ठीक है। उम्र बढ़ने के साथ देखा जाए तो दृष्टिबाधित हो गए और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ठीक, ब्रेल लिपि का उन्होंने आविष्कार किया। उसमें ब्रेल लिपि में ऐसे लिखा होता है, जैसे हम ए लिखते हैं ना, ए तो ब्रेल लिपि में ए कैसे लिखा होगा? ब्रेल लिपि में ए ऐसे लिखा होता है। जब हम बी लिखते हैं तो ब्रेल लिपि में बी ऐसे लिखा होता है। सी लिखते हैं तो ब्रेल लिपि में सी ऐसे लिखा होता है। ठीक है। और उसमें जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उसको टच करके समझ जाते हैं क्या लिखा हुआ है आगे, ऐसे ही पढ़ते हैं वो। ठीक है। तो ये कुछ कोड है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया। आपको याद ये रखना है कि जो ब्रेल लिपि होती है इसके लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है, डेडिकेटेड है। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2019 में जो ब्रेल दिवस है उसको मान्यता प्रदान की गई थी। तब से हर साल जो 4 जनवरी का दिन होता है उसको विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक। अब चलते चलते आपसे कुछ सवाल हैं, इन सवालों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नासा ने अपने सबसे बड़े लाइब्रेरी किस स्थान पर स्थायी रूप से बंद कर दिया है? जॉनसन स्पेस सेंटर, कैनेडी स्पेस सेंटर, गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर, जेट प्रपोल्सन लैब। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर जो था इसी को, यही लाइब्रेरी है जिसको बंद कर दिया है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इसी लाइब्रेरी को बंद किया गया है। और यहाँ पर देखा जाए कुछ जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है। ठीक, कि जो कुछ भौतिक दस्तावेज है जिनका डिजिटलीकरण नहीं हो पाया है, लाइब्रेरी को बंद करने से जो प्रमुख भौतिक दस्तावेज थे उनका डिजिटलीकरण न होने से भविष्य में होने वाले जो शोध हैं वो शोध प्रभावित होंगे और मुश्किलों का सामना वैज्ञानिकों को करना पड़ेगा। इस वजह से देखा जाए इसका विरोध भी किया जा रहा है। आगे देखें, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? लखनऊ में, प्रयागराज में, वाराणसी में, कानपुर में। लद्दाख स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 के तहत सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को कितना % आरक्षण दिया जाएगा? 2%, 3%, 4% या 5%? प्रश्न संख्या 4 है, भारत में पहली बार 300 किलोमीटर रेंज के रॉकेट लॉन्चर के निर्माण से जुड़ी डील किस देश के साथ हुई है? रूस के साथ, फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ या इजराइल के साथ? और अंतिम सवाल है कि विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 4 जनवरी को, 5 जनवरी को या 10 जनवरी को? ठीक है। तो ये 5 सवाल हैं, इन 5 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
और इसी के बाद देखा जाए आपको अगला वीडियो 6 जनवरी का प्राप्त होगा और उसके बाद 7 और 8 जनवरी का वीडियो आपको आज ही प्राप्त हो जाएगा, जिसके साथ हमारा जो डेली करंट अफेयर की बची हुई रिमेनिंग क्लासेस थी वो सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक, तो इस वीडियो का आनंद लीजिए और वीडियो की जो MCQ है, टेस्ट है, वो ऐप पर लग जाएगा, उसको जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।